ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में न्यूटन रीड्स की डेरिवेशन कर ली थी पूरी, और मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था इसमें कि सेंट्रल फ्रिंज जो है हमारा डार्क बनता है, स्पॉट आता है, क्योंकि फेज़ रिवर्सल की वजह से जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन होती है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास इसके फार्मूले आए थे nth ब्राइट रिंग का, वो क्या आया था, n माइनस हाफ लेमडा आर, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम निकालना चाहें, वैसे तो नहीं आती चीज़, तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालना चाहें तो 2t इजिकल टू m लेमडा हो जाता है, क्योंकि जो m लेमडा जो है वो पार्ट डिफरेंस यंग डबल स्लिट में कंस्ट्रक्टिव का होता है, जो यहाँ पे थिन फिल्म में डिस्ट्रक्टिव पे चला जाता है। फिर r किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, तो उसकी वैल्यू आप भी क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे, इस वाली क्वेश्चन में फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो 2t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, m लेमडा आ जाएगा, तो r की बराबर वैल्यू होगी m लेमडा। अब यहाँ पर n और m बराबर चलते हैं, तो फॉर फर्स्ट रिंग आप m की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, सेकंड रिंग के लिए m की वैल्यू 2 रख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट चलती रहती है। एग्जाम में डार्क रिंग का बात नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो सेंटर स्पॉट इज़ डार्क बिकॉज पार्ट डिफरेंस इज 0 व्हेन m इज इक्वल टू 0। जब m 0 होता है तो हमें फर्स्ट डार्क रिंग या फर्स्ट स्पॉट मिलता है, इसको हम फर्स्ट स्पॉट कहते हैं, सेंटर। अभी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसके हमारी क्लास कर लेंगे, ताकि चैप्टर हमारा फिर हर लिहाज से ख़त्म हो जाए। तो बेटा आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 9, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम कैसे कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और एक होती है हमारे पास पोलराइज लाइट और एक होती है अनपोलराइज लाइट। तो बेटा पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट हमारे पास जो लाइट सोर्स होती है इस तरह से होती है। तो चैप्टर नंबर 19 के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चल रही होती है। ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ठीक है, इसी के साथ साथ एक वेव यहाँ भी चल रही होती है, जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो बेटा इन दोनों में जो एंगल होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर इस तरीके से यूँ चल रही होती हैं और ये आगे बढ़ रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तो इसमें जो बड़ा कंपोनेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ई जो है तकरीबन सी टाइम्स ऑफ बी के बराबर होती है। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम जो इसकी अनपोलराइज लाइट को बनाते हैं, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को बनाएंगे। यानी कि मान लीजिए एक बल्ब में से लाइट निकल रही है, एक बल्ब है सोर्स, तो उसको भी बनाएंगे।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। मकसद क्या है इसका कि एक लाइट वेव यहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, ये किधर जा रही है, किधर जा रही है, ये किधर जा रही है, किधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हर तरफ वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये जो लाइट कहलाती है हमारे पास कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट। जो हमें किस में से मिलती है, किसी भी बल्ब में से। तो हर बल्ब में से निकलने वाली लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड होती है। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर दोनों होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ज़्यादा होता है लाइट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कम होता है। तो ये हमारी बेटा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मॉलिक्यूल्स यूँ वाइब्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यूँ वाइब्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे यूँ वाइब्रेट हो रहे हैं। तो अब इसमें अगर मैं कोई ऐसा मैकेनिज़्म करूँ कि इस लाइट के सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएं, इसको हम क्या करते हैं, एक मटेरियल में से गुजारते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ग्लासेस होते हैं, कुछ पोलराइड मटेरियल आते हैं। ये पोलराइड मटेरियल है, जैसे टॉर्मलिन। टॉर्मलाइन। अब मान लीजिए इसके एटम्स जो है ना वो यूँ अरेंज होंगे इस लाइन। इसमें एटम की लॉन्ग चेन यूँ अरेंज है, यानी ये इसका एक्सिस है ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। यानी कि अगर लाइट इस पर पड़ेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को, उस लाइट के कंपोनेंट को अलाउ करेगा जो इसके साथ क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट बेटा इसके पास आएगी, इसमें से पास होगी टॉर्मलाइन क्रिस्टल से, तो इससे पास होने के बाद क्या होता है कि इसके सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ ये वाली लाइट आगे जाती है। तो हम ये कहते हैं कि लाइट क्या हो चुकी है, ये है हमारे पास क्या कहलाएगी लाइट, ये कहलाएगी पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड। हम सन ग्लासेस पहन लेते हैं। सन ग्लासेस से क्या होता है, हमारी आंखों पे सूरज की रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब अगर सूरज में से कितनी रेज़ आ रही हैं, ये सूरज है, सूरज में से हज़ारों रेज़ आ रही हैं। हमने ग्लासेस पहना, ग्लासेस की मदद से क्या हुआ कि 1 2 3 4 1000 फोटोन आ रहे थे। 1000 की बजाय कितना है लगे, अब सिर्फ 5 फोटोन आ रहे। तो 5 फोटोन भी हमें ऑब्जेक्ट का इमेज तो दिखा देंगे, लेकिन होगा क्या कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। यहाँ लाइट की क्या हुआ, इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई। इस मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कि हम क्या करें कि अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करें कि उस पर हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को किसी एक, यहाँ पे देखिए सिर्फ कहाँ वाइब्रेट हो रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाइब्रेट हो रहे हैं, सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हमें मिले, बाकी सारे क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो ये मैकेनिज़्म बेटा क्या कहलाता है हमारे पास, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कुछ समझ आया? जी सर। देखें यहाँ पे देखें, Polarization of light. Light is an electromagnetic wave in which the time-varying electric field vector E, sometimes called the light vector, and magnetic field vector B are mutually perpendicular वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बड़ा होता है, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बड़ा बना दिया, ठीक है, to each other, and also perpendicular to the direction of the propagation of इस डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर फोटोन आगे बढ़ रहा होता है, लाइट आगे बढ़ रही light wave. The phenomenon in which the light electric vector variations or vibrations are confined to a particular direction in a plane is called polarization. The transverse nature of light can be demonstrated through polarization of light wave using
tourmaline crystals. Take a tourmaline ये देखें टॉर्मलाइन क्रिस्टल है, ये इसका एक्सिस है, ये इस एक्सिस पे अलाउ करेंगे। crystal A having crystallographic axis AA dash and place it in the path of a beam of ordinary unpolarized light. ठीक है बेटा, जैसे हमने इस पे अनपोलराइज लाइट यानी टॉर्च से लाइट इसके ऊपर मारी तो क्या हुआ, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो सारे वेक्टर्स एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ एक जो इससे पैरेलल आ रहा था वो वेक्टर आगे जा रहा है। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। When unpolarized light from the source S of original incident intensity is passed through the tourmaline crystal A, the emergent light beam is found to be slightly colored and less intense, as seen from the observer at. तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी इसकी कम हो जाएगी लाइट की, इसलिए हम जब सनग्लासेस पहनते हैं तो अगर वो असली पोलराइज़र लगे हुए हों ग्लास में तो हमारी आंखों को ठंडक सी फील होती है, क्योंकि सूरज की इंटेंसिटी, सूरज की लाइट की इंटेंसिटी हमारी आंखों पे कम हो जाती है। Point O. On rotating the अब इन्होंने अगर इसको रोटेट कर दिया तो इस एक्सिस के देखिए फोटोन निकलना शुरू हो गए, जिस एक्सिस पे रखेंगे उस एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना शुरू हो जाएगी। tourmaline crystal A about the light beam SO as axis, we do not observe any change in the color of the emergent beam. The resulting emergent light beam from the tourmaline crystal A that contains vibrations only in one direction is called linearly or plane. तो बेटा ये कहलाता है लीनियर या प्लेन पोलराइज्ड। हमारे कोर्स में प्लेन पोलराइज्ड तक, ये सर्कुलर पोलराइज्ड तक इतना नहीं होता। Polarized light. Take another tourmaline crystal B having crystallographic axis BB dash and place it in the path of the emergent light beam from the crystal A, so that their crystallographic axes AA dash and BB dash are parallel to each other. अब बेटा यहाँ पे देखें क्या करें, इन्होंने दो पोलराइज़र रख दी, एक तो ए डैश वाला पोलराइज़र है, एक और पोलराइज़र बी बी डैश है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या लाइट पोलराइज हुई भी है या नहीं हुई। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे, बी वाले पोलराइज़र को ये रोटेट कर देंगे ताकि ये जो वेक्टर आ रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस ये भी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखें क्या करेंगे वो। The emergent beam from the crystal A passes through the crystal B and still colored one. In this position, the crystals A and B are said to be in parallel position. We now rotate the tourmaline crystal B about the light beam SO axis. We now rotate the tourmaline crystal B about the light beam SO as axis. We observe that the intensity of the emergent beam from crystal B further reduces. If we continuously rotate the crystal B about the beam axis SO, the stage reaches when the crystallographic axis AA dash and BB dash polarize. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया, पोलराइज़र को हम एज एनालाइज़र भी यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा, इसमें भी देख लीजिए जी सर। कि जब लाइट किसी सोर्स से इमिट होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हर तरफ डायरेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। देखें जब इन्होंने लाइट को गुजारा पोलराइज़र से तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाली लाइट जो है वो आगे चलेगी, बाकी सारी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी।
देखें ये भी पोलराइज़र की एनिमेशन है। Now, you might be wondering, is light a transverse or a longitudinal wave? How could we test this? This device is called a polarizer. It's देखें तो बेटा यहाँ पे पोलराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट पोलराइज होगी। अब यहाँ पे तो मैंने ये टूरमलाइन क्रिस्टल जिसको मैं कह रहा हूँ ए प्राइम। अब आगे मैं एक और इसी जगह टूरमलाइन क्रिस्टल लूँगा और ये जो लाइट आगे जा रही है प्लेन पोलराइज होगी। प्लेन पोलराइज कहाँ पर हुई है? अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आगे देखें मैं एक और पोलराइज़र रख रहा हूँ और वो मैं इस तरीके से रखूँ, यानी एक और पोलराइज़र मैंने रख दिया और इसका एक्सिस यहाँ पर है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अलाउ करेगा? जो कहाँ पे आ रही होंगी? एक्स एक्सिस पे आ रही होंगी। तो आप बताएं क्या होगा यहाँ रिज़ल्ट में आगे क्या मिलेगा हमें? ये लाइट जब इससे पास होगी तो ये आगे बढ़ पाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी? जी आयशा। जी सर आ रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे हमने पोलराइज़र लगाया जिसका एक्सिस क्या था? अलॉन्ग वाई एक्सिस। उसने क्या किया? सारे कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। सिर्फ किसको अलाउ किया? जो कंपोनेंट कहाँ पे चल रहा था? वाई एक्सिस में चल रहा था, उसको अलाउ कर दिया। बाकी सारे क्या कर लिए इसने? एब्जॉर्ब कर लिए। अब इस लाइट को कि ये लाइट अगर पोलराइज हो गई है, इस लाइट को चेक करने के लिए हम एक और पोलराइज़र लगाते हैं जिसको हम कहते हैं एनालाइज़र। और ये एनालाइज़र मैंने अब कैसे लगाया कि मैंने यूँ नहीं लगाया, मैंने यूँ लगा दिया। यानी ये किन लाइट को अलाउ करेगा? जो एक्स एक्सिस में आ रही होंगी, लेकिन ये कैसे आ रही है? वाई एक्सिस में। तो ये क्या करेगा? इस पोलराइज़र इसको क्या कर लेगा? इन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? नहीं, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब आपको यहाँ पर कोई लाइट मिलेगी? नो लाइट। तो ये पहला पोलराइज़र कहलाता है हमारा, जो बताता है कि हाँ भाई लाइट पोलराइज हो गई है। और दूसरा जो हम पोलराइज़र यूज़ करते हैं एक्सिस चेंज कर कि जिस एक्सिस पर लाइट आ रही है उसको चेक करने के लिए, उस पोलराइज़र को हम कहते हैं एनालाइज़र, जो कि हमें बताता है कि भाई ये लाइट भी क्या हो गई, यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हो गई। क्यों एब्जॉर्ब हो गई इसको दोबारा मैं बताता हूँ, दोबारा सुन लीजिए ज़रा आप। फिर वो एनिमेशन दिखाऊंगा तो फिर आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखें बेटा ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज लाइट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हर तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हर तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि वेव इधर भी जा रही है, 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 इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है। हमने आगे लगाया एक पोलराइज़र जिसका एक्सिस कहाँ पर है? अलॉन्ग वाई एक्सिस। यानी कि ये किन को अलाउ कर देगा? सिर्फ वाई और सिर्फ वाई एक्सिस को अलाउ कर देगा। तो यहाँ से जब लाइट पास हुई तो क्या हुआ? लाइट नहीं हुई। इसी लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा? यहाँ पर कम होगी। ये हो गई प्लेन पोलराइज। और ये है हमारा पोलराइज़र, वो डिवाइस जो कि लाइट को पोलराइज करता है, वो चश्मा या वो ग्लास टॉर्मलाइन है। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, अब आगे क्या हुआ हमारे पास कि हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि जो लाइट आई है ये लाइट पोलराइज हुई भी है, पोलराइज हुई है लाइट ये। तो उसको चेक करने के लिए हम दोबारा इसी मटेरियल का एक और टॉर्मलाइन स्ट्रक्चर लेंगे और उसको लगा देंगे यूँ, एनालाइजर। एनालाइज़र ये चेक करेगा, ये बताएगा, ये एनालाइज करेगा
कि भाई लाइट पोलराइज की भी है स्टॉर्मलिंग ने या नहीं की है। तो अगर इसने पोलराइज की है तो हम इसको ऐसे लगाएंगे कि ये इसके कंपोनेंट यहाँ पे आ जाए, कि ये अब किन को अलाउ करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस वालों को अलाउ करेगा और वाई एक्सिस को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये लाइट इसमें से पास आउट होती है तो हमें नज़र आता है आगे रिज़ल्ट में नो लाइट सारी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ये बिल्कुल हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सन ग्लासेस है, ये सन ग्लासेस है, ये सन ग्लासेस है, नज़र आ रहा है, लेकिन सन ग्लासेस के शीशे को निकाल के अगर मैं यूँ रख दूँ तो बेटा मुझे ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा। यही एनिमेशन ये साइंटिस्ट बता रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये इनके हाथ में एक सन ग्लास है, पोलराइजर है। This is another polarizer. It's polarizing left and right. When these two are crossed, देखें क्या कर रहा है, ये पोलराइज कैसे कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट पे कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे कर रहा है। we get absolute darkness. Zero. देखें एक को एक्स एक्सिस पे रखा पोलराइजर को और एक को वाई एक्सिस पे रखा, तो देखें पूरा डार्कनेस हो गई, सारी लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो ये हमारे कहलाते हैं जो अच्छे पोलराइज़र होते हैं। समझ में आई बात? We जी get सर। absolute darkness. Zero transmits. But if we cross them the other way, light still gets through. देखें अगर मैं इसको भी, इस एनालाइज़र को भी यूँ रख देता तो दोबारा वाई एक्सिस पास हो जाता उसमें से, लेकिन मैंने उसको यूँ रखा से वो एक्स एक्सिस को अलाउ करें, और रेस किससे आ रही हैं, रेस वाई एक्सिस पर आ रही हैं, तो वो सारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। और ये बात प्रूफ हो गई कि लाइट पोलराइज हो चुकी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर, यानी कि मिसाल के तौर पर ये बेटा एक स्लिट है, ठीक है जी, और एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से एक रस्सी यूँ पास हो रही है। अब इस रस्सी को अगर आप यूँ जर्क देंगे इस तरह से, तो इस रस्सी में लहर बनेगी और वो लहर इससे होती हुई आगे चली जाएगी। ऐसे ही होगा। जी सर। लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसको कि ये रस्सी बंधी हुई है और अब मैंने इसकी जो ओपनिंग है वो यूँ कर दी, अब अगर मैं इसमें से वेव पास आउट कराऊंगा तो वो इसमें से नहीं जा पाएगी। तो ये बात ये बताती है हमें कि लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर, लाइट हैज़ ट्रांसवर्स वेव नेचर। लाइट का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स वेव की तरह है। लाइट इस तरह से ही क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चल रही होती है। ये बात इसने साबित कर दी इस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पोलराइज़र की हम और एग्जांपल भी देख लेते हैं। पोलराइट ठीक है बेटा, तो सारे ग्लासेस पोलराइजर्स होते हैं। यहाँ तक कि जो 3D हमारे पास ग्लासेस होते हैं ना, उस तक में पोलराइजेशन हो रही है। तो जैसे हमें नज़र आता है कि हमारे सामने जो है मूवी चल रही है बिल्कुल, तो जो 3D ग्लासेस होते हैं वो भी हमारे पास जो पोलराइज़र ही होते हैं। ये देखें, दोनों ग्लासेस को अगर आप इस तरह से रख के देखेंगे तो अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, अगर उनका एक्सेस चेंज कर दिया जाएगा। ये जो मिसाल मैंने अभी दिया आपको।
ठीक है बेटा, देखें ये पोलराइजर रखा तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब ये देखें, इसी गिलास को निकाल के, सन ग्लासेस के दोनों शीशों को निकाल के अगर हमने उनकी डायरेक्शन चेंज करके रखा तो देखें डार्कनेस हो गई, अब लाइट उसमें से पास नहीं हो रही। तो ये सन ग्लासेस जो हैं बिल्कुल ओरिजिनल पोलराइज़र हैं। ओरिजिनल पोलराइज़र वैसे मार्केट में नहीं मिल रहे होते, महंगे होते हैं काफ़ी। ठीक है बेटा, आई थिंक अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। जी सर, अब तो आ गया। अच्छा जी, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिएगा। तो ये बेटा हमारे पास है, तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट? लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स ऑसिलेट इन वन डायरेक्शन। वो फिनोमेना जिसमें लाइट का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, उस लाइट को हम क्या कहते हैं? पोलराइज लाइट। और जिस डिवाइस के ज़रिए आप ये काम करते हैं उस डिवाइस को हम कहते हैं पोलराइज़र। तो ये पोलराइज़र, एनालाइज़र, ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको, इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये ऑर्डिनरी लाइट है, तो हमारे पास जितनी भी लाइट सोर्स होती हैं वो सारी ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट होती है। पोलराइज लाइट को हम टर्मलाइन क्रिस्टल के ज़रिए करते हैं। और ये कैसे करता है? टर्मलाइन क्रिस्टल एब्जॉर्ब द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड अलाउ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर मॉलिक्यूलर चेन। इस पर एक MCQ भी आता है, वो वर्ड वो जुमला नज़र नहीं आया मुझे यहाँ पर। पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेरीफाई लाइट हैज़ अ ट्रांसफर्स नेचर। ठीक है भाई, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ने बता दिया कि लाइट हैज़ अ ट्रांसफर्स नेचर। इसके अलावा तो यहाँ जो पोलराइजेशन होती है बेटा वो किन बेसिस पर होती है? एब्जॉर्प्शन पे होती है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मलाइन क्रिस्टल। ये जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस पर MCQ आता है, इसको देख लीजिए। ठीक है जी, तो इसके MCQ देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन रिंग्स को भी कल हमने कर लिया था। तो न्यूटन रिंग में सेंट्रल स्पॉट जो होता है वो हमेशा डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है और वहाँ पे फेज रिवर्सल भी आया हुआ होता है। येलो लाइट सोडियम लैम्प न्यूटन रिंग सेंट्रल स्पॉट, न्यूटन रिंग इज़ ऑलवेज डार्क। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस। सही है जी। जी सर। अब आते हैं पोलराइजेशन पे। दिस फिनोमेना प्रूव्स दैट लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर। कौन बताता है? ये पोलराइजेशन बताती है। पोलराइजेशन Polarization is used to determine the concentration dash active substance such as sugar। कि वो ऑप्टिकली है। कैसा है बेटा? वो ऑप्टिकली ट्रांसमिशन उसमें हो रही है या नहीं हो रही है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। अच्छा, डैश इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड। जो हमें आसमान नीला नज़र आता है, ये भी स्कैटरिंग या पोलराइजेशन ऑफ लाइट का ही मैकेनिज्म होता है। आसमान का वैसे कोई कलर नहीं होता, आसमान ब्लैक है, लेकिन दिन में हमें वो ब्लू नज़र आ रहा होता है क्योंकि लाइट की वो वाली वेवलेंथ हमारी आंखों पर आ रही होती है रिफ्लेक्ट होकर, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पोलराइजेशन ऑफ अ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कैन बी डन बाय टर्मलाइन क्रिस्टल। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, इससे सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ बचते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने इनके आपको MCQs भी बता दिए और ये भी हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे बेटा हमारे चैप्टर जो है हर लिहाज से, हर टॉपिक के हवाले से ख़त्म हो जाता है। चलें अब इसके जो है मैंने रेफरेंस बता दी थी ना आपको, फ्रेस्नेर और फ्राउनहोफर के। जी सर। चलें बेटा अब इनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं न्यूटन रिंग्स के। सबसे पहले इसके फार्मूला देख लें न्यूटन रिंग के। हमारे पास ये फार्मूले हैं। लाइबा नहीं है यहाँ से? नो सर। सर बस न्यूटन रिंग्स के न्यूमेरिकल भी रह गए ना हमारे? हाँ बेटा, बाकी सारे होते। तो बेटा न्यूटन रिंग्स के हमारे ये फार्मूले हैं, देख लीजिए। तो पहला फार्मूला है थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। थिकनेस ऑफ एयर फिल्म का फार्मूला हम वहीं से निकालते हैं जो हमारी इक्वेशन 1 बनती है। ये देखें, ये जो हमारी इक्वेशन 1 बनती है ना बेटा, हम T की वैल्यू यहीं से निकालेंगे।
तो टी कितना हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। सही है जी। जी सर। तो थिकनेस ऑफ फिल्म टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। और ब्राइट रिंग के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, आर एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन लैम्डा आर। और अगर वहाँ एंगल के साथ बन रहा हो तो डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा कर देते हैं। वैसे तो एक ही बुक का न्यूमेरिकल इसमें एंगल आ रहा होता है। और डार्क रिंग के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है न्यूटन का, वो एन लैम्डा आर होता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स हैं, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस है, अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर फिल्म, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है एयर फिल्म के अंदर वो है, और आर स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग है। ठीक है, तो 2 फार्मूले हैं इसके, सिंपल से जल्दी हो जाएगा टॉपिक हमारा। अच्छा जी, तो न्यूटन रिंग्स के तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला था कि आर बराबर था, आर स्क्वायर बराबर था 2r2। तो यहाँ से हम थिकनेस निकाल लेंगे, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो टी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। और रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, तो हमारे पास आर एन बराबर था अंडर रूट एन माइनस हाफ लैम्डा आर पी। और डार्क रिंग क्या हो जाएगा, आर एन बराबर हो जाएगा अंडर रूट एन लैम्डा आर। क्लियर है। तो यहाँ पे इन सब की डिटेल है। टी का मतलब थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है, आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग है, न्यूटन रिंग। कैपिटल आर का मतलब जो है हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, कर्वेचर ऑफ लेंस। एन का मतलब नंबर ऑफ रिंग, ठीक है बेटा। अब लैम्डा का मतलब वेव लेंथ होता है। ये सब बातें पता है आपको, सही। तो मैं अब ये चीज़ें रब कर रहा हूँ और हम न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से इसको न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए मेरे लिहाज से। तो बेटा पहला सवाल है हमारे पास न्यूटन रिंग्स का। ये बुक का सवाल है। तो न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म, इसमें एंगल वाली आएगी बात। तो एंगल वाला फार्मूला क्या था, हम कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। बस इस चीज़ को याद रखना होगा आपने। कॉस अल्फा से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म बिटवीन, ये देखिए पढ़िएगा इसको बेटा और मुझे बताइए क्या कह रहे हैं। जी सर। Newton rings are formed between a lens and a flat glass surface. पहला जुमला पढ़ती, टॉपिक कौन सा है, न्यूटन। जी सर, न्यूटन रिंग्स है तो लिखा हुआ है। And a flat glass surface of wavelength 5880 angstrom. Wavelength दी हुई सर हमें। If the light passes through the gap at 30 degree to the vertical, angle दिया हुआ है, and fifth dark ring is the radius of 9 mm. Find the curvature of lens. हाँ भाई, तो पहले बताइए क्या है। न्यूटन रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं जिसमें वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा गिवन है आपको 5880 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, लाइट पासिस थ्रू अ गैप ऑफ 30 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना है, 30 डिग्री वर्टिकल। एंड फिफ्थ डार्क रिंग, कौन सा रिंग है बेटा, फिफ्थ है सर। तो नंबर ऑफ रिंग के आपके पास फिफ्थ, और ये कौन सा है, डार्क है, यानी डार्क के फॉर्मूला अपना है, डार्क रिंग है।
तो वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से कर लें तो क्या हो जाएगा 5880 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -10 मीटर, ये आ गई वेवलेंथ। फिर कह रहे हैं कि जो हमारे पास फिफ्थ डार्क रिंग है इसका रेडियस कितना आ रहा है 9 मिलीमीटर। कितना आ रहा है रेडियस 9 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है बेटा हमारे पास R5 9 मिलीमीटर 9 एक्सपोनेंट -3 मीटर यानी -3 मीटर। बताना क्या है कर्वेचर बताना है R। सोल्यूशन पे आते हैं तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा लेकिन इसके नीचे क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा डिवाइड में आ जाएगा। तो Rn बराबर है हमारे पास √n लैम्डा R डिवाइड बाय cos अल्फ़ा। R चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा R² n लैम्डा R डिवाइड बाय cos अल्फ़ा। तो बेटा R ही रहेगा, cos अल्फ़ा वहाँ चला जाएगा, R किसके बराबर हो जाएगा R² cos अल्फ़ा डिवाइड बाय n लैम्डा। इनकी वैल्यूज़ रखिए, बताइए बेटा आंसर कितना आ रहा है मीटर में। जी इसलिए बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ देख लो। सर 23.8 मीटर। 23.8 मिनट, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 23.8 मीटर। सही बेटा, कॉपी करनी है इसको, जैसे कॉपी करनी है। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the radius of 14th ब्राइट रिंग, क्या कह रहे हैं कौन सा रेडियस निकालना है बेटा 14 ब्राइट रिंग का रेडियस कितना गिवन है 1 मिलीमीटर। तो बताइए बेटा क्या गिवन है, नंबर ऑफ रिंग कौन सा है 14, रिंग की रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर। सही है? जी सर। और फिर कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 125 मिलीमीटर, ये क्या है सर एक मिनट, मेरे थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लिच कर रही है आपकी आवाज़। अच्छा दुआ देना। ये बेटा रेडियस ऑफ 14 ब्राइट रिंग कितना है हमारे पास 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर, सही है, अब सही है। ठीक है, तो डेटा में क्या क्या लिख दूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ रिंग कौन सा है 14 है और ब्राइट है, कौन सा है बेटा ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग है सर। उसका जो है रेडियस कितना गिवन है R14 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे R14। फिर क्या कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 125 मिलीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 125 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में कर लेंगे। वेवलेंथ सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बेटा आ रही है। इंटरनेट पता नहीं कुछ मसले कर रहा है सर। कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए बाद में। तो वेवलेंथ बेटा हमें निकालनी है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये ब्राइट रिंग का लगेगा फॉर्मूला हमारे पास। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो फॉर
लैम्डा, तो बेटा क्या हो जाएगा R 14 Rn is equal to अंडर रूट n माइनस हाफ लैम्डा आर हो जाएगा फॉर्मूला। वेवलेंथ निकालनी, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा n माइनस हाफ लैम्डा आर। आर और लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस हाफ इंटू आर। इनकी वैल्यूज रख देंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी किसमें, मीटर में। इनकी वैल्यूज रखें बेटा, इनकी वैल्यूज रखने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, मैं बता रही हूँ सर आंसर 5.925 एक्सपोनेंट माइनस 7। जी सर यही है। ठीक है बेटा, फिर अगर हम चाहें, यहाँ से पूछा नहीं उन्होंने, मैं ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ कि बताइए थिकनेस कितनी है एयर फिल्म की। तो सबसे पहले तो बेटा इस वेवलेंथ को आप एंगस्ट्रॉम में कर लें, इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा को क्या करेंगे आप 5.925 एक्सपोनेंट माइनस 7 को डिवाइड कर देंगे एक्सपोनेंट माइनस 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में 5925। ठीक है जी। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा काम आपसे करवा रहा हूँ कि फॉर थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, तो टी किसके बराबर होता है बेटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ये भी निकालिए, एडिशनल चीज़ निकलवाता हूँ आपसे। रेडियस कौन सा है 1.-3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 125 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म भी आ जाएगी आपके पास, मीटर में कितनी आ रही ज़रा बताइए। सर 2.66 एक्सपोनेंट माइनस 3। अच्छा, ये 2.66 एक्सपोनेंट माइनस 3 2 मिलीमीटर आ गई, 2.6 मिलीमीटर आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। कॉपी कर लिया बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं ये सेम वही है जो ऊपर आया हुआ है, बस 125 की जगह क्या कर दिया 126 कर दिया। ये कराऊँ? ये सेम अब नहीं सर, ये तो हो जाएगा, सेम है ये। ठीक है जी। हाँ, इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क न्यूटन रिंग इज दिस, वेवलेंथ दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। चलिए करते हैं सवाल कि रेडियस ऑफ डार्क रिंग कह रहे हैं बेटा। पहले ब्राइट रिंग का कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं पहले 15। इसको 15A मान लें, 15B, इसको 15A मान लें। ठीक है, तो पहले बेटा 15 कर लेते हैं, फिर 14 और वो कर लेंगे, वो दोनों डार्क रिंग के हैं, ये ब्राइट रिंग का है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा हमारा। क्या कहें, द रेडियस ऑफ 10th ब्राइट न्यूटन रिंग कितना है बेटा 0.05 मीटर, यानी 5 मिलीमीटर है। कितना है? तो क्या लिखूँ डेटा में? क्वेश्चन नंबर 15A। जी सर।
तो रिंग कौन सा है बेटा? 10 ब्राइट रिंग है, ठीक है। ब्राइट और डार्क जरूर देखिएगा भाई यहाँ पे, वरना मसला हो जाएगा। और कितना है? 0.05। तो R10 है हमारे पास 0.005 मीटर, यानी कि 5 मिलीमीटर। और उसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है? हमारे सारा डेटा बड़ा आसान दिया हुआ है। वेवलेंथ दी गई है 5893 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जी, 5893 एंगस्ट्रॉम को बेटा किस में कन्वर्ट करना होगा हमें? मीटर। तो क्या हो जाएगा फिर? 5893 एक्सपोनेंट -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी सर। कैसे ही कर दिया मैंने। फिर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है आपने। क्या बताना है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो लेंस एंड आल्सो थिकनेस ऑफ फिल्म। तो थिकनेस ऑफ फिल्म हम ऊपर निकाल चुके हैं, सेम वैसे ही न्यूमेरिकल है। आर भी निकालना है आपने और थिकनेस भी निकालना है, ठीक है बेटा। आर भी फाइंड करना है और थिकनेस भी करनी है। तो पहले हम आर के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर आर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया आपने। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। तो बेटा आर किसके बराबर हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 0.5। 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, कोई मसले की बात तो नहीं है। इंटू लैम्डा 0.5 लिख लेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। हमेशा देखा करें कैलकुलेशन आसान कैसे हो। चलिए बेटा वैल्यूज़ रखिए और रेडियस बताइए कितना आ रहा है मीटर में। जी सर मैं बता रही हूँ। और फिर थिकनेस भी बताइएगा। सर 4.46 मीटर। 4.46 मीटर। अच्छा जी जी और थिकनेस एक हाँ मिनट। 4.46 2.x-6। (2.8x⁻6) ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15A भी हो गया। 2 सवाल रह गए बस, और दोनों बहुत ही आसान सवाल हैं। तो न्यूटन रिंग के सवालात मुश्किल नहीं है, बस आपको ये पहचानना होता है कि भाई डार्क है कि ब्राइट है। तो ये 14 रह गया है और 15 रह गया है। दोनों सर 14 तो में खुद करना है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें। मुझे पता है मैं कौन सा करा दूँ। मैं यहाँ से मैं आपको करा देता हूँ 15 करा देता हूँ। 14 तो बहुत ही आसान है। रिंग 5 है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, वेवलेंथ भी मीटर में दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। जी सर सेम ही है 14 और 15 ऑलमोस्ट। चलें 15 कर लेते हैं, फिर लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। ठीक है सर। 15B। तो बेटा 15B का मुझे आप डेटा बताइए। डार्क सबसे पहले ये जी लिख सर। दीजिएगा कि न्यूमेरिकल रिंग का है, ब्राइट रिंग का है, डार्क रिंग का है, क्योंकि दोनों के डार्क फॉर्म रिंग में का। हो जाए। तो यहाँ डार्क ठीक रिंग का है। है, इसको पहले वाज़ेह तौर पे ना ऊपर लिख दीजिएगा कि ठीक यहाँ है पर सर। ये 14B न्यूटन रिंग्स और डार्क रिंग है। कौन सा है? डार्क रिंग है। अच्छा जी। तो बेटा 12 डार्क रिंग है जिसका रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर। तो 8 1 मिलीमीटर। तो 12वां रिंग है और उसका 1 रेडियस मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। रेडियस है। तो 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर हो गया। अच्छा जी आगे क्या कह रहे हैं?
वेवलेंथ सर 5890 एंगस्ट्रॉम है जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, वेवलेंथ कितनी बतानी बेटा? 5890। 5890 एक्सपोनेंट -10 डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है, टाइम बचाया। ठीक है सर। आगे मान क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। थिकनेस भी निकाल ली, एक्स्ट्रा कर लेते। ठीक। तो फॉर आर डार्क रिंग के लिए, ठीक है, डार्क रिंग। जी डार्क रिंग। तो डार्क रिंग का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि आर बराबर होता है √n लैम्डा कैपिटल आर के। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा n लैम्डा आर के। तो आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय n लैम्डा। इनकी वैल्यूज रखिए, बट आंसर बताइए कितना आ रहा है। और फिर थिकनेस भी निकाल लेगा इसकी ईयरफोन की। सर 0.143। 0.143 है, ठीक है जी। अब बेटा ये निकाल लीजिए 0.143 और आर कितना है 1 एक्सपोनेंट -3। थिकनेस पूछेंगे, मैं एक्स्ट्रा निकलवा रहा हूँ ताकि आपको सवाल को हर लिहाज से करना आ जाए। तो थिकनेस आ रही है 3.49 एक्सपोनेंट -6। 3.49 एक्सपोनेंट -6 तो एक्सपोनेंट -6 माइक्रोमीटर आ गया, ठीक है जी। माइक्रो का जी मतलब सर। एक्सपोनेंट -6 होता है। ठीक है बेटा, तो आज ठीक है हमारा सर। ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो कवर हो गया है हर लिहाज से। हमने सारे टॉपिक इससे कवर कर लिए। इंशाल्लाह कल से चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल रह गया था, इसको ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं हो तो मैं करा दूँगा। ये आया नहीं कभी एग्ज़ाम में क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल इसका सवाल नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको आपको उसकी तस्वीर भेज दी थी ग्रुप पे। जी सर आपने तो बोली। हमने न्यूटन रिंग्स भी कर लिया, पोलराइजेशन के MCQs भी रिवाइज कर लिए थे हमने। तो बेटा इम्पोर्टेंट में याद रखिएगा। चैप्टर 10 करवाएंगे। हाँ बेटा, ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने इंपॉर्टेंट दिए ना, आप लोग एक काम करें, आप इसे असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करें। चैप्टर 8 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट शीट मैंने दिए व्हाट्सएप की है ना ये आप लोग, ठीक है तो ये सर। एज असाइनमेंट आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप इन न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी कर लेंगी तो बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप उससे ज़्यादा यहाँ से तैयारी करें, इनको देखें। 9 के देखें, सारे न्यूमेरिकल कर लेगा तो ये हर टॉपिक कवर हो रहा है इसमें। तो कल से इंशाल्लाह जी चैप्टर सर। नंबर 10 स्टार्ट करेंगे हम लोग। सही। और बच्चों को बता देगा, मैं बाकी लेक्चर्स में शेयर नहीं करूँगा, जो मतलब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेगा उसको मिल जाएंगे लेक्चर्स। चैप्टर 8 मैंने इसलिए किया था ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि भाई जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसमें समझ आ रहा है अच्छा। और इसमें तो हमारे पास इंटरनेट की सहूलत भी है, तो उससे बहुत अच्छा रहता है, हर चीज़ नज़र आ रही होती है, जी सर। ऑनलाइन में हम जल्दी भी हो रहा है जल्दी भी हो रहा है। भाई। और एक फ़ायदा ये भी है कि रिकॉर्ड भी हो जाता है, अगर कोई मसला हो तो आप बाद में देख लें। आप भी देख लो। जी सर। ठीक है बेटा, आज की तरह रखें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, कल इंशाल्लाह मुलाकात हो।